टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 13। ठीक है, इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं फाइल हैंडलिंग कंसेप्ट। तो फाइल हैंडलिंग यानी कि क्या होता है। अब तक हमने जितने भी एग्जांपल्स किए, जितने भी प्रोग्राम्स किए, उसके अंदर आपने देखा होगा आप इनपुट लेते थे यूजर से और साथ ही साथ उसको प्रिंट भी करवाते थे, राइट। फॉर एग्जाम्पल हमने स्ट्रक्चर भी देख लिया। स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता था, अब कई सारे स्टूडेंट्स या फिर एम्प्लॉयज का डेटा यूजर के थ्रू रिट्राइव करते थे। फॉर एग्जाम्पल n नंबर ऑफ डेटा, तो वो सभी डेटा क्या आपके परमानेंट स्टोर होते थे कहीं पर? नहीं। तो आप डेटा कहीं पर स्टोर नहीं करवा सकते थे। जस्ट आप प्रोग्राम को रन करते थे तो फिर आपको कंसोल की विंडो के अंदर वो डेटा मिलता था। ठीक है, जैसा ही आपने कंसोल क्लोज कर दिया आपका डेटा भी डिलीट हो गया, राइट। तो मतलब कि जितने भी प्रोग्राम्स हमने आज तक किए उन सभी का आउटपुट हमने कहीं पर भी सेव करके नहीं रखा। ठीक है, लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं, एक नई फाइल बनाएंगे। ठीक है, कोई भी एक टेक्स्ट फाइल हो सकती है और आपके पीसी पर कोई भी लोकेशन पर आप उसे जनरेट कर सकते हो। तो उस फाइल के अंदर हमारे प्रोग्राम से निकला हुआ आउटपुट, ठीक है, वो हम वहां पर स्टोर करवाएंगे। तो उसको बोला जाता है फाइल राइटिंग। एक नई एक फाइल बनाई है आपने, ठीक है, पूरी की पूरी एम्प्टी फाइल है या फिर उस फाइल के अंदर कोई पुराना डेटा भी हो सकता है। अब आपको क्या करवाना है, जो भी आपका सी लैंग्वेज का आउटपुट आता है वो आउटपुट को वहां से निकाल कर किसी फाइल के अंदर स्टोर करवाना है। तो फाइल के अंदर आपका कंसोल में से निकला हुआ आउटपुट स्टोर आप इजीली करवा सकते हो। ठीक है, तो उस प्रोसेस को बोला जाएगा फाइल राइटिंग। और उसी तरह एग्जैक्ट रिवर्स सिनारियो, अगर फाइल के अंदर ऑलरेडी डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो डेटा आपको रीड करना है। जनरली अगर कोई टेक्स्ट फाइल की हम बात करें तो टेक्स्ट फाइल के अंदर मौजूद डेटा हम किस तरह से देख सकते हैं? ऑब्वियसली उसको हम नोटपैड के अंदर या फिर कोई भी टेक्स्ट एडिटर के अंदर ओपन करवाकर, राइट, फिर हम उस फाइल के अंदर मौजूद सभी डेटा को रीड कर सकते थे। लेकिन अब हमें नोटपैड के जरिए नहीं बल्कि अपने सी प्रोग्राम के जरिए फाइल के अंदर पड़ा हुआ डेटा को रीड करना है, उसे देखना है। तो उस प्रोसेस को बोला जाएगा फाइल रीडिंग प्रोसेस। ठीक है, तो मेन हमारे इस चैप्टर के अंदर फाइल रीडिंग और फाइल राइटिंग दो कंसेप्ट अवेलेबल है। ठीक है, हमें दोनों कंसेप्ट को परफेक्टली समझना है और साथ ही साथ हम देखेंगे फाइल के ओपनिंग मोड्स कौन कौन से हैं वो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो यहाँ पर डेव C++ में मैंने एक एम्प्टी फाइल बनाकर रखी है hello.c। ठीक है, यहाँ पर बेसिक सा स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, राइट। अब देखिए सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, एक फाइल चाहिए। ठीक है, इस पूरे प्रोग्राम को, पूरे सेशन को मैं दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करूंगा। सबसे पहले हम देखेंगे फाइल रीडिंग वाला प्रोग्राम। ठीक है, ऑलरेडी कोई फाइल बनी बनाई हमारे पास पड़ी हुई है, उसके अंदर कोई डेटा भी अवेलेबल है, तो वो डेटा को हम यहाँ पर यानी कि सी लैंग्वेज के अंदर किस तरह से फैच करवा सकेंगे। ठीक है, ये प्रोसेस को बोला जाएगा फाइल रीडिंग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई एक टेम्पररी न्यू फाइल बनाएंगे। तो उसके लिए देखिए सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, जहां पर भी आपने अपनी फाइल, ये जो hello.c वाली फाइल सेव की है ना, ठीक है, उस लोकेशन पर जाना है। तो फॉर एग्जांपल मेरी फाइल यहाँ पर है hello.c, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टरी के अंदर। तो यहाँ पर एक और मुझे नई फाइल बनाकर रख देनी है। न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर लो। ठीक है, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल डेटा या फिर demo.txt। ठीक है, अगर आप txt नहीं भी लिखते तो भी बाय डिफॉल्ट नोटपैड एक्सटेंशन क्या लगा देगा, txt एक्सटेंशन ही लगा देगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको ओपन कराएंगे नोटपैड के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी टोटली एक ब्रांड न्यू फाइल demo.txt बनकर आ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सपोज मैं कोई भी एक डमी डेटा इंसर्ट करवाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल hello C लैंग्वेज, देन आफ्टर वेलकम टू RNW। ठीक है, इस तरह से मैंने दो लाइंस लिख दी। ठीक है, चलिए मैं इसका फॉन्ट बड़ा कर देता हूं यहाँ से, फॉर एग्जांपल 22। ठीक है, तो इस तरह से अब आपको विजिबल हो रही है दोनों लाइंस। ठीक है, तो ये होगी हमारी डेमो फाइल। ठीक है, ओके, अब हमने इसको कर लिया सेव, अब मैंने इसको कर दिया क्लोज। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, इस डेमो फाइल के अंदर मौजूद दोनों लाइन्स। ठीक है, इसको अगर जब कभी भी मुझे देखना होगा तो हमें क्या करना होगा, इस फाइल को ओपन कराने आना होगा, राइट, इस तरह नोटपैड के अंदर। तो अब ये दोनों लाइंस हमें चाहिए अपने सी लैंग्वेज के आउटपुट के अंदर। ठीक है, किसी ना किसी तरह से। तो सबसे पहले तो क्या करना होगा, ये जो हमारी फाइल है ना, उसका एक क्रिएटिंग लिंक, ठीक है, उसकी एक कनेक्शन लिंक हमें बनानी होगी यहाँ पर सी लैंग्वेज के अंदर। समझो हमारी ये एक नोटपैड फाइल है। ठीक है, अब इस नोटपैड फाइल के अंदर मौजूद दोनों लाइंस का कंटेंट हमें कहाँ पर चाहिए, यहाँ पर चाहिए ना। ठीक है, सी लैंग्वेज के आउटपुट के अंदर। तो किसी ना किसी तरह से हमें जो फाइल है उसका एड्रेस लिंक कराना होगा, किसके साथ, सी लैंग्वेज के साथ। ठीक है, तो हमारी फाइल का नाम क्या है, demo.txt। तो इसका लिंक, इसकी एड्रेस का लिंक हमें किसी ना किसी तरह से कनेक्ट करना होगा
हमारी सी लैंग्वेज की फाइल के साथ, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक पॉइंटर बनाना होगा, ध्यान दीजिएगा, उसके लिए आपको एक पॉइंटर बनाना होगा, क्योंकि हम सभी को मालूम है पॉइंटर वेरिएबल यानी कि क्या, किसी अनदर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकेगा, राइट। लेकिन हमें यहाँ पर किसी अनदर वेरिएबल का एड्रेस नहीं चाहिए, किसी अनदर फाइल का एड्रेस चाहिए। हमारे पास पूरी फाइल है demo.txt, हमें इस पूरी फाइल का एड्रेस किसी ना किसी तरह से यहाँ पर एक वेरिएबल के अंदर चाहिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली सबसे पहले पॉइंटर तो बनाना ही है, लेकिन अब सवाल आता है कि सर क्या हम इंटीजर का बनाएंगे, कैरेक्टर का बनाएंगे, किस डेटा टाइप का पॉइंटर हम बनाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास एक नया डेटा टाइप आता है फाइल, ठीक है। आपको कैपिटल में लिखना है फाइल, एंड देन आफ्टर आपको पॉइंटर बनाना है, फॉर एग्जांपल p, ठीक है। जैसा कि हम प्रीवियस सेशन में देख चुके थे, इंटीजर का पॉइंटर हम कुछ इस तरह से बनाते थे, राइट। तो अब आपको पूरी अलग फाइल का ही एड्रेस स्टोर करवाना है p के अंदर, तो इसलिए आपको क्रिएट करना है फाइल डेटा टाइप का पॉइंटर, इंटीजर का पॉइंटर नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, आप नया डेटा टाइप है आपका फाइल, ओके। चलिए अब p के अंदर आपको स्टोर करवाना है किसका एड्रेस, फाइल का एड्रेस, राइट। तो सबसे पहले तो आपको फाइल के साथ कनेक्शन बनाना होगा। तो फाइल के साथ कनेक्शन बनाने के लिए आपके पास एक फंक्शन आता है fopen, ठीक है। कौन सा फंक्शन आता है, fopen। अब देखिए fopen के फंक्शन के अंदर आपको दो पैरामीटर पास करने हैं। सबसे पहला पैरामीटर आपकी फाइल किस लोकेशन पर मौजूद है, ठीक है, आपकी फाइल का लोकेशन, और साथ ही साथ उसका फुल नेम भी चाहिए हमें। तो आपकी फाइल का लोकेशन कहाँ पर है, मेरे केस में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टरी के अंदर है, राइट, demo.txt। अब देखिए फिलहाल जो मेरी फाइल है ना, सी लैंग्वेज की फाइल, उसका नाम क्या है, hello.c, और hello.c डॉक्यूमेंट्स के अंदर है, साथ ही साथ demo.txt वो भी डॉक्यूमेंट्स यानी कि इसी फोल्डर के अंदर अवेलेबल है। तो फिर आपको यहाँ पर पाथ देने वक्त कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपल आपकी जो फाइल थे ना demo.txt उसका नाम ही लिख देना है, इस तरह से, सिंपल, ठीक है। अगर आपकी ये demo.txt वाली फाइल जहां पर आपने सी फाइल सेव की है अपनी hello.c उसी फोल्डर के अंदर मौजूद हो, तो फिर आपको पूरी लोकेशन देने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ उस एक्सटर्नल फाइल का नाम ही यहाँ पर पास करना है, ठीक है। हाँ, अगर आपने demo.txt फॉर एग्जाम्पल किसी दूसरी ड्राइव के अंदर बनाई थी, डी ड्राइव के अंदर, तो आपको यहाँ पर पाथ देना था डी ड्राइव, इस तरह से लिखो, देन आफ्टर वहां पर इस तरह से आपकी फाइल मिल गई demo.txt, ठीक है। अगर आपने डी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर के अंदर बनाई थी, सपोज उस फोल्डर का नेम आपने रखा था जॉन, तो आपको कुछ इस तरह से नेविगेट करना है वहां पर, ठीक है। आपको लिखना होगा डी ड्राइव कोलन स्लैश, देन आफ्टर फोल्डर का नाम, देन आफ्टर अगेन स्लैश, एंड देन आफ्टर आपकी फाइल का नाम, ठीक है। फिलहाल मेरी जो demo.txt फाइल है वो इसी लोकेशन पर पड़ी हुई है जहां पर मैंने अपनी hello.c फाइल सेव की है वहां पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इग्नोर कर सकता हूँ पूरा पाथ, सिंपल मैं अपना फाइल का नेम ही लिख सकता हूँ, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पैरामीटर हो गया, ओके। सेकंड पैरामीटर आपको देना है फाइल का मोड। आपने ये जो फाइल ओपन करवानी है, ठीक है, वो किस लिए, किस पर्पज से ओपन करवानी है। तो हमारा पर्पज तो क्लियर ही है, इस फाइल के अंदर मौजूद डेटा को हमें क्या करना है, रीड करना है, फेच करना है, ठीक है। तो फाइल ओपनिंग मोड्स यहाँ पर आपको अप्लाई करना होगा आर, आपको सिंपल यहाँ पर लिखना है आर फॉर रीड, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर अब हमारा नया कंसेप्ट आता है फाइल ओपनिंग मोड्स। चलिए तो मैं यहाँ पर नोट डाउन करवा रहा हूँ आपको फाइल ओपनिंग मोड्स, ठीक है, जिसके अंदर पहला मोड है आपका आर स्टैंड्स फॉर रीड, ठीक है। आर यानी कि आपको फाइल को क्या करवाना है, रीड करवाना है, तो यहां पर आपको आर पास कर देना है। हाँ, आप चाहो तो इसको टोटली इग्नोर कर सकोगे, आप इस तरह से भी एफ ओपन का यूज कर सकोगे, यानी कि अगर आप यहाँ पर कोई भी दूसरा पैरामीटर नहीं पास करते तो बाय डिफॉल्ट ये एफ ओपन जो फंक्शन वो इस फाइल को किस मोड के अंदर ओपन करेगा, आर मोड के अंदर ओपन करेगा, ठीक है। तो अब आप इसको इस तरह से लिख भी सकते हो या फिर इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए अब एफ ओपन ने अपना काम कर दिया, इस वाली फाइल को रीड मोड के अंदर ओपन कर दिया, यानी कि अब बिहाइंड द सीन आपकी ये वाली फाइल ओपन हो गई और उसका जो भी एड्रेस आएगा वो पूरा एड्रेस कहां पर स्टोर कर दिया, पी के अंदर, गॉट इट। तो इस तरह से आपकी फाइल ओपन हो गई, उसका एड्रेस मिल गया और पी नाम के पॉइंटर के अंदर वो पूरी की पूरी सेव भी हो गई, ठीक है। तो चलिए अब हमें सिंपल देखना है, चेक करना है कि सच में ये हमारी फाइल ओपन हो गई है या नहीं हो गई, ठीक है। इसके अंदर से डेटा हम बाद में रिट्राइव करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये जो आपका कनेक्शन हुआ है वो सक्सेसफुल हुआ है या नहीं, ठीक है। तो इसके लिए मैं सिंपल यहाँ पर इफ एल्स लगा सकता हूं। देखिए अगर p की वैल्यू
नल बराबर है, यानी कि P के अंदर कोई भी किसी भी फाइल का एड्रेस नहीं आया, तो फिर आप यहां पर बोल सकते हो printf could not open file। ठीक है, आपकी फाइल ओपन नहीं हुई। क्यों? क्योंकि अगर इन केस ये वाली फाइल अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है, आपकी डायरेक्टरी के अंदर, आपके फोल्डर के अंदर, तो ऑब्वियसली चीज है वो ओपन भी नहीं होगी, और जब ओपन ही नहीं होगी तो P की वैल्यू क्या होगी? नल होगी। ठीक है, तो जब P की वैल्यू नल होगी यानी कि एड्रेस मिला ही नहीं, तो आप प्रिंट करवा दो कुड नॉट ओपन फाइल। ठीक है, अदरवाइज एल्स के अंदर यहाँ पर प्रिंट करवा दो फाइल ओपन सक्सेसफुल। ठीक है, इस तरह का कोई भी आप डमी मैसेज लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा फाइल ओपन सक्सेसफुली। ठीक है, चलिए अब मैंने सेव किया फाइल को। अब यहाँ से हम करेंगे कंपाइल एंड रन और देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो देखिए यहाँ पर हमने सक्सेसफुली मिल गया फाइल ओपन सक्सेसफुली। ठीक है, यानी कि अब हमारी फाइल जो है वो सक्सेसफुल ओपन हो गई, हमारी सी लैंग्वेज की फाइल और हमारी टेक्स्ट फाइल दोनों के बीच में ये कनेक्शन सक्सेसफुल बन गया। ठीक है, यानी कि अब हमें जो भी काम करना है डेटा रिट्राइव का, किसके अंदर करना है? एल्स के अंदर ना, राइट? क्योंकि अगर एड्रेस नहीं मिला तो ही हम इफ के अंदर जाएंगे। ठीक है, अगर एड्रेस मिल गया तो हम गए एल्स के अंदर। ओके, चलो अब यहाँ पर हमें सभी प्रोसेस करनी है, डेटा को फैच करने की प्रोसेस। ठीक है, तो फाइल के अंदर से डेटा को रिट्राइव करने के लिए आपके पास एक फंक्शन अवेलेबल है। ध्यान दीजिएगा, उस फंक्शन का नाम है fgetS। ठीक है, इस फंक्शन का नाम क्या है? fgetS। हम ऑलरेडी getS फंक्शन देख चुके थे, राइट? स्ट्रिंग के अंदर getS यानी कि यूजर के थ्रू स्ट्रिंग को रिट्राइव करना। लेकिन अब हमारे पास है fgetS। fgetS यानी कि फाइल के अंदर मौजूद डेटा को रिट्राइव करना, ना कि यूजर के थ्रू। ठीक है, तो अब देखिए इसके अंदर आपको 3 अलग अलग पैरामीटर्स पास करने हैं। ध्यान दीजिएगा, fgetS के अंदर उसकी सिंटेक्स क्या है? तो कि इसके अंदर आपको 3 अलग अलग डेटा टाइप्स या फिर वेरिएबल्स पास करने हैं। तो सबसे पहला होगा आपका डेटा, देन आफ्टर होगी आपकी बफर साइज। ठीक है, थोड़ी देर में आपको सब पता चल जाएगा। एंड देन आफ्टर होगा आपका पॉइंटर। ये मैंने सिंटेक्स लिखी जनरल। fgetS को आप इस तरह से यूज करना है। ठीक है, अब देखिए इस सिंटेक्स को फॉलो करते करते हम fgetS को फुलफिल करेंगे। देखिए fgetS, ठीक है, तो सबसे लास्ट से हम शुरुआत करेंगे। चलिए, तो हमें टोटल यहाँ पर क्या देना है? 3 पैरामीटर देने हैं। सबसे लास्ट वाला पैरामीटर कौन सा है? पॉइंटर। हमने ऑलरेडी अपना पॉइंटर बनाकर रखा है जिसका नाम है p, तो हमने लास्ट पैरामीटर पास कर दिया p। ठीक है, अब हमें देनी है बफर साइज, यानी कि जैसे कि हम फाइल को ओपन कराएंगे, अब सपोज फाइल के अंदर 1000 लाइन लिखी हुई है। कितनी? 1000 लाइन्स। तो आपको पता लगाना है कि एट अ टाइम जब भी मेरा fgetS फंक्शन चलेगा, मुझे उस फाइल में से कितनी क्वांटिटी के अंदर लेटर्स उठाना है, यानी कि रीड करना है। अब इसका बेस्ट एग्जांपल मैं दूंगा बफर का, जिन लोगों को नहीं मालूम। अगर आप YouTube के अंदर कोई भी लंबा वीडियो देख रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 से लेकर 3 घंटे तक का, तो वहां पर क्या होता है, जब भी आप वीडियो देखना स्टार्ट करते हो तो क्या पूरा वीडियो आपका लोड हो जाता है उसके बाद स्टार्ट होता है? नहीं, आपका वीडियो पार्ट बाय पार्ट थोड़ा सा लोड भी होता है और थोड़ा सा आपको देखने को भी मिल रहा होता है। ठीक है, वो जो आप व्हाइट कलर की लाइन देख सकते थे यूट्यूब के अंदर नीचे, तो उसको क्या बोला जाता है? बफरिंग। यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर इंटरनेट के थ्रू उस वीडियो के पार्ट्स आपके पीसी पर, आपके ब्राउजर पर अवेलेबल हो जाते हैं। तो ठीक उसी तरह से आपका वीडियो स्मूथली चलता रहता है। ठीक है, तो उसको बोला जाएगा बफर साइज। तो अब हम यहाँ पर फाइल के कंटेक्स्ट में किस तरह से देखेंगे। फाइल हमारी है 1000 लाइन की। 1000 लाइन के अंदर मुझे सपोज एट अ टाइम 50x50 कैरेक्टर्स उठाना है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 50। ठीक है, मुझे एक ही साथ 50 कैरेक्टर वहां से उठाना है, 50 लेटर्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? 50 लिख दिया। ओके, अब सपोज फर्स्ट टाइम जब भी मेरा fgetS फंक्शन चला, मेरी फाइल में से मौजूद फर्स्ट 50 लेटर्स वहां से रिट्राइव कर लिए। ओके, तो वहां से रिट्राइव कर लिए। चलिए, ये हमारी जो फाइल थी, ठीक है, यहां से मैंने सभी कैरेक्टर्स रिट्राइव कर लिए। तो यहां पर हम किस तरह सेव कराएंगे? किस वेरिएबल में? 50 कैरेक्टर उस टेक्स्ट फाइल में से निकलकर यहां पर आ चुके हैं आपकी सी लैंग्वेज की फाइल में, तो आपको उसको कहां पर स्टोर तो कराना होगा ना, किसी ना किसी लोकेशन पर। तो हम क्या करते थे सी लैंग्वेज के अंदर, कोई भी डेटा हो हम कहां पर स्टोर करते थे? वेरिएबल के अंदर। तो यहां पर भी वही चीज है, पॉइंटर की मदद से जो आपने 50 लेटर्स फाइल में से उठाए हैं उसको आपको किसी वेरिएबल्स के अंदर सेव करना है। तो सबसे पहले आपको वो वेरिएबल बनाना होगा जिसके अंदर आपको डेटा स्टोर करना चाहते हो वो। लेकिन सवाल यह आता है कि सर वो वेरिएबल हम किस टाइप का बनाएंगे?
तो ध्यान दीजिएगा ये IMP लाइन है। जब भी आप फाइल के साथ काम कर रहे होते हैं, ठीक है, यहाँ पर डजंट मैटर अल्फाबेटिक हो, न्यूमेरिक हो, कोई डिजिट हो, व्हाटएवर हो, कोई भी डेटा हो, लेकिन जब भी आप उसको उठाकर सी लैंग्वेज के अंदर लाने की ट्राई करोगे वो ऑलवेज एंड ऑलवेज स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर ही आएगा। ठीक है, तो मतलब आपने वहां से 50 कैरेक्टर्स उठा लिए, यहाँ पर सी लैंग्वेज के अंदर आप कहां पर स्टोर करोगे? एक वेरिएबल के अंदर, तो उस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होगा? स्ट्रिंग होगा, राइट। तो सपोज मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग बना ली जिसके अंदर मैंने कैपेसिटी पास कर दी 1000 कैरेक्टर्स की। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो आपने डेटा नाम का बनाया ना वेरिएबल, वो डेटा को मैं यहाँ पर कर दूंगा पास इस तरह से। ठीक है, तो ये अब मेरा fgetS फंक्शन फुलफिल हो गया। हमने एक पॉइंटर लिया एक फाइल के साथ बना हुआ कनेक्शन, जिसकी मदद से उस फाइल में से मैंने एट अ टाइम 50 कैरेक्टर्स फेच कर लिए, रिट्राइव कर लिए, और देन वो 50 कैरेक्टर्स हमने कहां पर पुटअप कर दिए? एक वेरिएबल के अंदर। उस वेरिएबल का नाम हमने क्या बताया? डेटा। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमने ऑलरेडी डेटा नाम का फंक्शन, डेटा नाम का वेरिएबल बनाया हुआ है, जिसकी डेटा टाइप हमने क्या रखी? स्ट्रिंग रखी। ठीक है, और इसकी लिमिटेशन हमने क्या रखी? 1000 कैरेक्टर्स। ठीक है, तो अब क्या होगा, जितनी बार ये फंक्शन चलेगा उतनी बार एट अ टाइम 50 कैरेक्टर्स वो उठाते रहेंगे और एट अ टाइम डेटा के अंदर वो सेव भी करता रहेगा। ठीक है, तो अब हमें डिसाइड करना है कि ये fgetS फंक्शन हमें कितनी बार एग्जीक्यूट करना है, कितनी बार रन करना है। ठीक है, तो देखिए बड़ा ही सिंपल है, इसको मैं थोड़ी देर कट कर लूंगा और मैं व्हाइल लूप के अंदर उसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, हमें फंक्शन चलाते ही रहना है, इसलिए मैंने व्हाइल लूप के अंदर चलाया। लेकिन कितनी बार चलाते रहना है? ये fgetS फंक्शन कितनी बार चलाते रहना है? तो कि जब तक इसकी वैल्यू नल के इक्वल्स नहीं आ जाती तब तक। ध्यान दीजिएगा, ये फंक्शन हमें कंप्लीटली चलाते ही रहना है, एग्जीक्यूट करते ही रहना है, इसलिए मैंने व्हाइल के अंदर डाला। लेकिन कितनी बार चलाना है, ठीक है, वो भी आपको स्पेसिफाई करना होगा कि जब तक इस पूरे फंक्शन की वैल्यू नल नहीं आ जाती ना तब तक। तो समझिए नल उसकी वैल्यू कब आएगी? जब भी सभी कैरेक्टर्स ऑलरेडी फेच हो जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर लास्ट कैरेक्टर देखिए, W के बाद लास्ट कैरेक्टर क्या आएगा? तो हम सभी ने स्ट्रिंग के अंदर पढ़ लिया है ना, लास्ट कैरेक्टर कोई भी स्ट्रिंग का क्या आता है? नल आता है, राइट। तो नल इस फाइल के अंदर कब आएगा? ऑलवेज एंडिंग में ही आएगा, राइट। जब भी सभी डेटा आपके फिनिश हो जाएंगे उसके बाद ही आएगा, W के बाद में। गॉट इट? तो इसलिए हमने fgetS फंक्शन को कहां तक चलाना है? जब तक इस पूरे फंक्शन का आउटपुट हमें नल तक नहीं मिल जाता तब तक। तो ये बन गई हमारी कंडीशन। ठीक है, अब यहां पर व्हाइल के अंदर आपको क्या करवाना है? उस डेटा को प्रिंट करवाते रहना है। देखिए मैं यहां पर लिख सकता हूं printf, देन आफ्टर %s, और यहां पर हमने लिख दिया डेटा फिनिश। ठीक है, देखिए 50/50 कैरेक्टर्स एट अ टाइम, जितनी बार लूप चलेगी उतनी बार आपकी फाइल में से फर्स्ट 50 कैरेक्टर्स आते रहेंगे, रिट्राइव होते रहेंगे और डेटा के अंदर सेव होते रहेंगे, और साथ ही साथ वो डेटा को आपने क्या कर दिया? प्रिंट भी कर दिया। ओके, चलिए अब ये सब काम हो जाने के बाद आपको क्या करना है? फाइल के साथ जो आपने कनेक्शन बनाया था ना P के जरिए, राइट, fopen के थ्रू आपने फाइल को क्या किया था? ओपन किया था ना। अब आपने ओपन किस लिए किया था? वो पर्पस तो आपका फुलफिल हो गया, आपने डेटा को रीड कर लिया। तो अब उस कनेक्शन को आपको कर देना है क्लोज। ठीक है, तो क्लोज करने के लिए आपके पास एक फंक्शन है fclose। इसके अंदर आपको सिर्फ एक ही पॉइंटर डालना है जो कि आपने अभी अभी बनाया था P। ठीक है, ये जो आपने पॉइंटर बनाया था P, जिसके अंदर फाइल को ओपन करवाया था, बस उसको आप कर देना है क्लोज, fclose की मदद से। ठीक है, तो चलिए अब हम करेंगे सेव एंड देन यहाँ पर करेंगे कंपाइल एंड रन। देखते हैं आउटपुट आता है या नहीं। तो देखिए हमारा आउटपुट सक्सेसफुल आ गया, हेलो सी लैंग्वेज वेलकम टू RNW, सक्सेसफुल हमारा आउटपुट आ गया। ठीक है, चलिए अब ये लाइन की हमें कोई जरूरत नहीं है, फाइल ओपन सक्सेसफुली। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ओके, एक और बार सेव कंपाइल एंड रन। तो आप देख सकते हो कंप्लीटली हेलो सी लैंग्वेज हमें मिल चुका है, वेलकम टू RNW भी हमें मिल चुका है। आप सोचोगे कि सर यहाँ पर स्पेस क्यों आ रही है? ठीक है, यहाँ पर स्पेस क्यों आ रही है? तो देखिए सबसे पहले हम फाइल को एनालिसिस करेंगे, क्या हमने यहाँ पर स्पेस रखी है? नहीं रखी है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हमने स्पेस रखी है। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, सेव करता हूँ, कंपाइल एंड रन। तो आप देख सकते हो आपको कंप्लीटली आउटपुट देखने को मिल चुका है, राइट। तो स्टेप बाय स्टेप आपको इस तरह से आउटपुट मिलेगा। हाँ, आप एक ही साथ यहाँ पर लिख सकते थे 100, जितना चाहो बफर की वैल्यू दे सकते हो। सपोज अगर मैंने यहाँ पर लिखा होता 2, ठीक है, तो किस तरह से आउटपुट आता? आपका कंप्लीट आउटपुट तो आ जाता, हेलो सी लैंग्वेज वेलकम टू RNW, लेकिन किस तरह आया मालूम है?
देखिए जब भी आपने लिखा ना 2 तो सबसे पहले H और E फैच होकर यहाँ पर आउटपुट के अंदर आ गए। दूसरी बार लूप घूमी, अब अगेन 2 कैरेक्टर्स यानी कि L और L वो आपके C लैंग्वेज के अंदर फाइल के अंदर आ गए, डेटा के अंदर, ठीक है। देन आफ्टर अगेन 2 कैरेक्टर्स यानी कि ये O एंड और स्पेस, ये 2 लेटर्स हो गए, वो यहाँ पर डेटा के अंदर आ गए और वो भी प्रिंट हो गए, राइट। तो बफर की वैल्यू आपके ऊपर है, आप जो भी डिसाइड करोगे वो आप यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। जैसा कि मैंने YouTube वाला एग्जांपल दिया, अगर YouTube में आप कोई बड़ी सी लेंथी मूवी देख रहे हो 3 घंटे की, तो फर्स्ट टाइम जब भी आप उस मूवी को क्लिक करोगे उस थंबनेल पर, तो वो मूवी क्या पूरी लोड हो जाने के बाद ही आपको दिखेगी? नहीं, वो मूवी पार्ट बाय पार्ट नीचे बफर होती रहेंगी, राइट। और डायरेक्टली आप उस मूवी को बड़े ही स्टार्टिंग में ही देख सकते हैं, राइट। तो उस बफर वाले पार्ट को क्या बोला जाएगा? आपकी बफर साइज, ठीक है। तो यहाँ पर तो डजंट मैटर, हमारी फाइल जो है वो लोकली है, राइट, क्योंकि हमने ये फाइल जो है इसी डायरेक्टरी के अंदर बनाई है जहां पर आपकी hello.c फाइल अवेलेबल है। लेकिन इन फ्यूचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंदर आपकी ये जो फाइल थी ना demo.txt, वो आप सर्वर पे बनाओगे, डेटाबेस पे बनाओगे किसी दूसरे के पीसी के अंदर, तो वहां पर से आपको कनेक्शन की लिंक बनानी होगी, वहां पर से डेटा आपको लाना होगा, तो उसके अंदर थोड़ी सी देर लग सकती है। तो वहां पर काम करता है आपका परफेक्टली बफर साइज, ठीक है। वहां पर आपको बफर साइज क्या रखनी है? जितनी हो सके उतनी कम रखनी है, ठीक है। अभी फिलहाल आप यहाँ पर कितनी भी रख सकते हो, 50, 100, 1000, जो भी आपकी मर्जी हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से काम करता है आपका fgetS फंक्शन, ओके। चले एक बार और रन कराएंगे, लेकिन एक नई लाइन में यहाँ पर ऐड कर देता हूँ हमारी demo.txt के अंदर। फॉर एग्जाम्पल ग्रीटिंग्स फॉर एवरी फेलो, ठीक है। इस तरह से मैंने कोई नई लाइन ऐड कर दी। अब अगेन मैं यहाँ पर कराऊंगा कंपाइल एंड रन, तो आप देख सकते हो सक्सेसफुली वो हमारी नई लाइन भी फैच कर ला चुका है हमारे CMD के अंदर, यानी कि हमारे इस कंसोल के अंदर, ठीक है। तो यानी कि हमारा ये जो पार्ट है फाइल को रीड करने का, वो हमने सक्सेसफुली कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से आप fgetS की मदद से किसी भी फाइल को सक्सेसफुली रन करवा सकोगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आप ओनली एंड ओनली टेक्स्ट फाइल को ही रन करवा सकोगे, एनी अदर फाइल्स को आप रन कभी नहीं करवा सकते, यानी कि उसको आप रीड नहीं कर सकते, ठीक है। चल तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहले हमें बनाना था पॉइंटर, चेक करना था हमें क्या उसकी वैल्यू नल है, अगर नल है तो हमने एक मैसेज प्रिंट करवा देना था कुड नॉट ओपन फाइल, अदरवाइज हमें सक्सेसफुल fgetS की मदद से फाइल रीडिंग का लॉजिक लगाना था, ठीक है। एंड एट लास्ट आपको वो कनेक्शन जो ओपन किया था स्टार्टिंग में वो अब हमें रिक्वायर्ड नहीं है, तो वो कनेक्शन हमें कर देना है क्लोज, ओके। तो ये आपकी मेथड होगी किसकी? फाइल रीडिंग की, ठीक है। फाइल रीडिंग के लिए हमने कौन सा मोड यूज किया? R मोड। फाइल को ओपन कराते वक्त आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करना था R मोड, ओके। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे फाइल राइटिंग की ओर। अब आपको करानी है फाइल को राइट, ठीक है। तो फाइल को राइट कराने के लिए, यानी कि फाइल के अंदर डेटा राइट करने के लिए आपको नए मोड का यूज करना होगा। उस मोड का नाम है W यानी कि राइट मोड, ठीक है। तो अब क्या करना है देखिए, सबसे पहले तो फाइल को जब भी आप ओपन करवाओगे आपको R के मदद से नहीं बल्कि W की मदद से ओपन करवाना है, ठीक है। फिर वही चीज, अगर P के अंदर वैल्यू नल है यानी कि कुड नॉट ओपन फाइल, ठीक है, आपकी फाइल ओपन नहीं हो रही है, एल्स अब आपको यहाँ पर लॉजिक लगाना है किसका? राइट करने का, ठीक है। तो राइट करने का लॉजिक बड़ा ही सिंपल है। चलिए सबसे पहले तो हमारी ऑलरेडी ओपन जो फाइल है उसको हम एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास देखिए कितनी लाइन्स है? 3 लाइन्स है ना, ठीक है। देखिए अब मैं इस फाइल को कर रहा हूँ क्लोज, ठीक है, कंप्लीटली क्लोज हो चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, एक नया डेटा मुझे उसके अंदर इंसर्ट करवाना है, तो अब मैं यहाँ पर एक नए फंक्शन की हेल्प लूंगा जिसका नाम है fputs, दैट्स ऑल। यहाँ पर आपको कोई भी तरह की किसी भी लूप को नहीं घुमाना, सिंपल एक ही फंक्शन को यूज करना है fputs, ठीक है। तो fputs के अंदर आपको सिर्फ 2 ही डेटा पास करना है, यानी कि 2 ही पैरामीटर पास करने हैं। सबसे पहला पैरामीटर कि आप कौन सा डेटा इंसर्ट करवाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक नई लाइन इंसर्ट करनी है, तो मैं नई लाइन यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल न्यू लाइन, ठीक है। दूसरा पैरामीटर किस पॉइंटर के अंदर, यानी कि किस पॉइंटर के थ्रू, तो ऑलरेडी हमने पॉइंटर बनाकर रखा है P, तो पॉइंटर यहाँ पर पास कर दो आप P, दैट्स ऑल, हो गया, ठीक है। एंड देन आफ्टर हमने कनेक्शन को कर दिया क्लोज। बस ये सिर्फ आपको एक ही लाइन लिखनी थी डेटा को फाइल के अंदर राइट करवाने के लिए, ओके। चलिए अब मैं यहाँ पर करूंगा सेव, और हाँ कंफर्मेशन के लिए मैं यहाँ पर एक प्रिंटफ भी करवा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल डेटा राइटिंग सक्सेसफुल, ठीक है, ताकि हमें पता चले
कि डेटा ये जो हमने न्यू लाइन इंसर्ट करवाया है क्या वो सक्सेसफुल हुआ या नहीं। ओके चलिए, सेव किया मैंने फाइल को, अगेन कंपाइल एंड रन। अब आप देख सकते हो डेटा राइटिंग सक्सेसफुल, ठीक है, यानी कि ये जो हमारा नया डेटा डालना था फाइल के अंदर न्यू लाइन वो जा चुका है। तो अब हम कंफर्मेशन करेंगे, देखते हैं क्या वो सच में यहाँ पर गया है या नहीं। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर हम demo.txt फाइल ओपन करवाएंगे और देखिए आप न्यू लाइन आ गई। ठीक है, हमने जो न्यू लाइन इंसर्ट करवाना चाहिए थी, ठीक है, वो हमें सक्सेसफुल यहाँ पर मिल चुकी है न्यू लाइन। लेकिन आप सोचोगे कि सर हमारा जो पुराना डेटा था वो तो चला गया ना। ऑफ कोर्स, जब भी आप राइट ऑपरेशन परफॉर्म करोगे W मोड की मदद से तो आपका पुराना डेटा कभी भी वापस नहीं आएगा, वो आपका पुराना डेटा एकदम इरेज हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका फर्स्ट वे था डेटा को इंसर्ट कराने के लिए। ठीक है, कौन से मोड की मदद से? W मोड की मदद से। ओके, किस तरह से? fputs फंक्शन यूज किया, सबसे पहला पैरामीटर जो डेटा आप इंसर्ट करवाना चाहते हो वो डेटा यहां पर पास कर दो। ठीक है, जिस पॉइंटर के थ्रू इंसर्ट करवाना चाहते हो उस पॉइंटर का नाम स्पेसिफाई कर दो। ओके, और हाँ, अगर आप चाहो तो इस डेटा को एक वेरिएबल के अंदर भी सेव करवा सकते थे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं इसको कट कर लूंगा और हमने ऑलरेडी एक स्ट्रिंग तो बनाकर रखी है ना, राइट, तो इसी के अंदर आप डायरेक्टली यहाँ पर सेव करवा सकते थे। चलिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं नई स्ट्रिंग लिख दूंगा, वेलकम टू सीलैंड। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये जो डेटा नाम के अंदर मैंने जो पूरी स्ट्रिंग सेव करवाई ना वो पूरा डेटा यहाँ पर पास कर दूंगा, तो ये भी चलेगा। ठीक है, तो चलिए सेव करवाया मैंने, कंपाइल एंड रन। तो आप देख सकते हो डेटा राइटिंग सक्सेसफुल। ओके, अब हम चेक करेंगे हमारी नोटपैड फाइल को। ठीक है, demo.txt। चलिए, तो अब यहाँ पर देख सकते हो न्यू लाइन हमारी सक्सेसफुल एंटर होकर आ चुकी है, वेलकम टू सी लैंग्वेज। ठीक है, तो ये आपका दूसरा मोड था। इस तरह से भी आप डेटा को इंसर्ट करवा सकते हो यूजिंग वेरिएबल। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलिए नाउ अब हम आगे बढ़ेंगे कि मुझे सर इस तरह से नहीं चाहिए, मुझे क्या करना है, जब भी मैं मेरा प्रोग्राम रन करूंगा ना यूजर के थ्रू मुझे कोई वैल्यू रिट्राइव करनी है। यूजर जो भी टाइप करेगा एज अ इनपुट वो मेरी फाइल के अंदर आ जाना चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हो। चलिए एल्स के अंदर मैं फिलहाल क्या करूंगा, एक मैसेज प्रिंट करवा दूंगा, printf एंटर एनी वैल्यू। ठीक है, हम यूजर को चॉइस देंगे एंटर एनी वैल्यू। देन आफ्टर यूजर के थ्रू स्ट्रिंग लेने के लिए हम सभी को मालूम है कौन सा फंक्शन चलाना है, गेटएस। ठीक है, गेटएस की मदद से आया हुआ डेटा हम कहां पर स्टोर कराएंगे, डेटा के अंदर। एकदम स्कैनएफ की तरह ही आपको यहाँ पर इमेजिन करना है, राइट। तो चलिए हमने यूजर के थ्रू डेटा भी ले लिया और वो डेटा हमने फाइल के अंदर पुट भी करवा लिया। ठीक है, तो चलिए अब मैं करूंगा सेव, कंपाइल एंड रन। ओके, तो अब हमें यहाँ पर नया डेटा पास करना है, राइट, एंटर एनी वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखूंगा दिस इज माई न्यू डेटा। ठीक है, अब मैंने जैसे ही एंटर किया आप देख सकते हो डेटा राइटिंग सक्सेसफुल। अब हम चेक करेंगे अगेन क्या मेरी नोटपैड फाइल के अंदर वो डेटा आ चुका है या नहीं। चलिए, तो demo.txt को मैंने कर लिया ओपन और हाँ आप देख सकते हो यहाँ पर सक्सेसफुली हमारा डेटा आ गया, दिस इज माई न्यू डेटा। ठीक है, तो इस तरह से भी आप यूजर के थ्रू कोई भी डेटा आस्क कर सकते हो, रिट्राइव कर सकते हो। ठीक है, और उसको डायरेक्टली फाइल के अंदर पुटअप करवा सकोगे। ओके, तो ये आपका तीसरा मोड था, इस तरह से भी आप डेटा को इंसर्ट करवा सकते थे किसी फाइल के अंदर। ओके, तो चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। देन अब आपका लास्ट कंसर्न, आपके दिमाग में अभी भी क्वेश्चन हो रहा होगा कि सर नो डाउट हम डेटा राइट करना सीख गए, लेकिन जो हमारे फाइल के अंदर पुराना डेटा मौजूद था वो भी फिलहाल क्या हो रहा है, इरेज हो जा रहा है ना। ठीक है, पुराना डेटा चले जा रहा है, डिलीट हो रहा है, देन आपका नया डेटा पास हो रहा है। तो हमें क्या करना है, पुराना डेटा तो रखना ही है, नया डेटा भी साथ ही साथ स्टोर करना है। तो इसके लिए अब आपका तीसरा लास्ट मोड आएगा, अपेंड मोड। कौन सा मोड, अपेंड मोड। अब देखिए प्रोग्रामेटिकली आपको ये फर्स्ट टाइम आई थिंक नया वर्ड देखने को मिला होगा, अपेंड। ठीक है, आगे जाकर जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीखोगे, ठीक है, उन सभी के अंदर अपेंड वर्ड आएगा। अपेंड यानी कि क्या, एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर अगर मैं आपको बताऊं, अपेंड यानी कि जो आपका पुराना डेटा है ना वो तो एज इट इज रहेगा, पुरानी वैल्यू एज इट इज रहेगी, जो भी आप नई वैल्यू इंसर्ट करवाना चाहते हो वो भी उसके साथ ज्वाइंट हो जाएगी, उसको बोला जाता है अपेंड। ठीक है, तो राइट और अपेंड के अंदर ये दोनों डिफरेंस है। राइट करोगे यानी कि एकदम टोटली न्यू डेटा ही राइट होगा, जो पुराना डेटा था वो कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा। जबकि अपेंड यानी कि नया डेटा भी राइट होगा और पुराना डेटा भी आपका स्टोर ही रहेगा, वो डेटा अब डिलीट नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इन दोनों में से बेनिफिशियल कौन है,
ऑब्वियसली आपको होगा कि सर अपेंड मोड, ठीक है। तो हम यहाँ पर कर देंगे ए, ठीक है, ए फॉर अपेंड मोड। चलिए अब सेम टू सेम हमें कुछ भी चेंज नहीं करना था, सिंपल यहाँ पर अपेंड मोड को रिप्लेस करना था। ओके चलिए मैंने सेव किया, अगेन किया कंपाइल एंड रन। चलिए अब मैं नया डेटा डालूंगा, फॉर एग्जांपल न्यू डेटा विथ अपेंड मोड, ठीक है, टेस्टिंग लाइन डाली। ओके डेटा राइटिंग सक्सेसफुल। चलिए अब मैं क्या करूंगा, टेस्ट करूंगा हमारी डेमो डॉट टेक्स्ट फाइल को। तो अब देख सकते हो आप न्यू डेटा विथ अपेंड मोड, नया डेटा भी आ गया और ये जो पुराना डेटा था वो तो सही, लेकिन आपने नोटिस किया होगा न्यू लाइन के अंदर नहीं आया। जो भी हमारा पुराना डेटा जहां से एंड हो रहा था ना डेटा से, वहीं पर आपका नया डेटा देखिए स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, सपोज एक बार और मैं आपको दिखाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। अब मेरे पास दो सेंटेंस है, दिस इज माई न्यू डेटा और न्यू डेटा विथ अपेंड मोड। अब अगर मैं तीसरी लाइन इंसर्ट करवाना चाहता हूं तो मैं ऑफकोर्स कर सकूंगा। देखिए अगेन फाइल को कंपाइल एंड रन। सपोज मैंने यहाँ पर लिखा सिंपल वेलकम, ठीक है, और एंटर किया। ओके सक्सेसफुल आ गया। चलिए देखते हैं टेक्स्ट फाइल को। तो देखिए लास्ट में वेलकम भी आपको मिल गया, यानी कि आपको डेटा तो मिल रहा है लेकिन एक ही लाइन के अंदर हॉरिजॉन्टली मिल रहा है। तो इसका सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, देखिए सिंपल है। आप एफ पुटेस की मदद से क्या इंसर्ट करवा रहे हो, डेटा इंसर्ट करवा रहे हो ना, ठीक है, लेकिन डेटा आपको कहां पर इंसर्ट करवाना है, न्यू लाइन के अंदर, यानी कि किसी ना किसी तरह आपको /n मैन्युअली इंसर्ट कराना होगा फाइल के अंदर, ठीक है। तो फाइल के अंदर इंसर्ट करवाने के लिए हमारे पास एक ही फंक्शन है फिलहाल, एफ पुटेस, ठीक है। तो फाइल के अंदर में फिलहाल कौन सा डेटा इंसर्ट करवाना है, /n, किसके जरिए, पॉइंटर के जरिए, दैट्स ऑल, बस इतना आपको करना था। आप एफ पुटेस जितनी बार चाहो उतनी बार यूज कर सकते हो, जैसा कि हम ऑलरेडी प्रिंटफ या फिर स्कैनफ को करते थे, राइट। तो सबसे पहले देखिए एफ पुटेस की मदद से मैंने क्या इंसर्ट करवाया, /n, यानी कि फाइल के अंदर जाने के बाद /n क्या हो जाएगा, न्यू लाइन के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, राइट। उसके बाद डायरेक्टली आपने जो डेटा लिया हुआ होगा वो आपका डायरेक्टली फाइल के अंदर पुट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब मैंने किया सेव, अगेन कंपाइल एंड रन। अब सपोज मैंने यहाँ पर लिखा फ्यूचर इज ब्राइट, ठीक है, इस तरह से मैंने न्यू लाइन लिख दी। चलिए एंटर किया, डेटा राइट सक्सेसफुल आ गया। चलिए देखते हैं हमारी सी लैंग्वेज की टेक्स्ट फाइल को demo.txt। तो देखिए फ्यूचर इज ब्राइट न्यू लाइन के अंदर आ गया, ठीक है। आना चाहिए था यहाँ पर एंड में, लेकिन कहां पर आया, न्यू लाइन के अंदर, यानी कि सक्सेसफुल जो हमारा /n वाला एफ पुटेस लिखा था हमने वो चल गया, ठीक है। चलिए एक और बार हम ट्राई करेंगे, कंपाइल एंड रन। सपोज मैंने लिखा अगेन न्यू डेटा, एंटर किया। ओके डेटा राइटिंग सक्सेसफुल। चलिए अगेन ओपन कराएंगे हम अपनी टेक्स्ट फाइल को। तो देखिए अगेन न्यू डेटा वाली फाइल अब हमारी कंप्लीटली न्यू लाइन में से ही स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना था फाइल राइटिंग का प्रोग्राम, ठीक है। चलिए इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो। यह था आपका एफ पुटेस का मेन्यू, ठीक है। तो आपके पास फाइल के अंदर डेटा को पहुंचाने के लिए दो मोड्स अवेलेबल है, एक होगा आपका राइट मोड यानी कि W, और एक होगा आपका अपेंड मोड यानी कि जॉइंट मोड। अब सिंपल मीनिंग है, अपेंड करो यानी कि पुराना डेटा रहेगा, साथ ही साथ नया डेटा जो आपने अभी भी इंसर्ट करवाया वो भी रहेगा। राइट यानी कि क्या, आपने एक बार राइट कर दिया तो जो नया डेटा आप राइट कर रहे हो ना पूरी फाइल में वही रहेगा, जो पुराना डेटा अब तक था वो ऑटोमेटिक इरेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों मोड्स में आपको डिफरेंस याद रखना है, ओके। चलिए एक और बार, आप बोलोगे कि सर हम बार बार नया डेटा इंसर्ट करवा रहे हैं और साथ ही साथ हमें वो चेक भी करना पड़ रहा है, राइट, कि वो इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ। तो वो चेक करने के लिए हम फिलहाल क्या करते हैं, यहाँ पर फोल्डर के अंदर जा रहे हैं और बार बार हमें इस फाइल को क्या करना पड़ रहा है, ओपन कराना पड़ रहा है, राइट। तब जाकर हम डेटा को विजिबल कर सकते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी होंगे कि सर हमने ऑलरेडी इंसर्ट तो करवा लिया ना, ठीक है, तो वो इंसर्ट हो ही गया होगा, तो क्या हम यहाँ पर अगेन फाइल को रीड नहीं करवा सकते क्या, ऑफ कोर्स करवा सकते हो, ठीक है। हम क्या यहाँ पर ही फाइल को नहीं चेक करवा सकते कि डेटा इंसर्ट हुआ है या नहीं, हाँ करवा सकते हो। फिर आपको फोल्डर में जाकर बार बार नोटपैड में वो फाइल देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एक बार अगर आपने किसी फाइल को किसी पर्टिकुलर मोड के अंदर ओपन किया हुआ है तो वो फिर उसी काम के लिए ओपन की हुई है फाइल। फॉर एग्जाम्पल फिलहाल हमने इस फाइल को किसके लिए ओपन करवाया, ए के लिए ना, ए यानी कि अपेंड के लिए। तो अब आप इस पी की मदद से, इस पॉइंटर की मदद से फाइल के अंदर मौजूद डेटा को रीड नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपेंड ही कर सकते हो। अगर आपने लिखा होगा W तो फिर अब आप इस P की मदद से इस फाइल के अंदर डेटा को सिर्फ राइट ही कर सकते हो, रीड नहीं कर सकते। अगर आपने लिखा होता R यानी कि अब आप पॉइंटर की मदद से इस फाइल का डेटा ओनली देख सकते हो, रीड कर सकते हो, आप अब राइट नहीं कर सकते, ठीक है। तो तीनों मोड्स का अपना अलग अलग काम है। तो देखिए
सबसे पहले हमने करवाया अपेंड, ठीक है, अपेंड वाला काम हो गया, उसके बाद हमने वो कनेक्शन कर दिया क्लोज, ठीक है। तो अगेन हमें नया कनेक्शन बनाना होगा, लेकिन इस बार अपेंड मोड में नहीं बल्कि रीड मोड में, ठीक है। तो अगेन मैं ये वाली लाइन को यूज करूंगा और यहाँ पर अगेन उसको ओपन करवाऊंगा, लेकिन इस बार किसके अंदर, आर के अंदर, रीड मोड के अंदर, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करूंगा, अगेन वो इफ वाला चेक लगाऊंगा, ठीक है, कि फाइल के अंदर एड्रेस आया या नहीं पॉइंटर के अंदर। तो अगेन हम चेक करेंगे क्या पी की वैल्यू नल इक्वल टू है, अगर नल के इक्वल है तो फिर हमें प्रिंटफ कराना होगा, कोई भी आप चीज प्रिंट करवा सकते हो, फॉर एग्जांपल फाइल कैन नॉट बी ओपन्ड, ठीक है। अदरवाइज एल्स के अंदर अब आप लॉजिक राइट करोगे किसका, फाइल के अंदर मौजूद डेटा को रीड करने का। तो वहां पर हमारा सेम लॉजिक है, व्हाइल लूप लगानी है सिंपल, ठीक है। उसके अंदर हमें किस फंक्शन को कॉल करना है, एफ गेटस को, ठीक है। कब तक, जब तक इसका आउटपुट नल नहीं आ जाता तब तक, ठीक है। चलिए अब हम सभी को मालूम है एफ गेटस के अंदर हमें 3 चाहिए पैरामीटर्स। सबसे पहले तो कोई डेटा चाहिए, उसके बाद बफर चाहिए फॉर एग्जांपल 50, उसके बाद पॉइंटर चाहिए जो कि हमने ऑलरेडी बनाया है p, ठीक है। जितनी बार डेटा आता जाएगा आपने प्रिंट कराते गए डेटा के अंदर। तो यहाँ पर हमने सिंपल स्टेटमेंट लिख देना है प्रिंटफ डेटा के अंदर, सॉरी यहाँ पर आएगा आपका परसेंटेज एस एंड देन आफ्टर आपका डेटा, ठीक है। उसके बाद ये पूरा चीज आपकी खत्म हो जाए, देन आफ्टर आपको कर देना है अगेन वो कनेक्शन क्लोज, एफ क्लोज की मदद से, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर एक काम करेंगे, ये हमारा पूरा प्रोग्राम नीचे वाला हो गया रीड का और ऊपर वाला पूरा प्रोग्राम हो गया अपेंड का, ठीक है। तो जैसे ही अपेंड हो जाता है आपका डेटा राइटिंग सक्सेसफुल हो जाता है, उसके बाद यहाँ पर सिंपल मैं एक डिवाइडर बना दूंगा, printf/n/n, ठीक है, अगेन /n/n, ठीक है, सिंपल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। चलिए अब मैंने सेव किया, अगेन यहाँ पर करूंगा कंपाइल एंड रन। तो देखिए अब हमें नया डेटा डालना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लास्ट डेटा, एंटर किया तो देखिए डेटा राइटिंग सक्सेसफुल आ गया और पूरी फाइल का कंटेंट मुझे यहाँ पर मिल भी गया और आप देख सकते हो लास्ट डेटा भी आ गया, देखिए लास्ट लाइन के अंदर, ठीक है, जो कि हमने अभी भी डाला। तो यहाँ पर ही आपकी फाइल चेक हो जा रही है, अब आपको बार बार डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टरी के अंदर जाकर आपकी फाइल को ओपन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए एक बार और रन कराऊंगा, फॉर एग्जाम्पल माई सी लैंग्वेज, एंटर किया तो देखिए अगेन आपको मिल गई माई सी लैंग्वेज, ठीक है। तो ये आपने 2 मोड्स वाला प्रोग्राम एक ही फाइल के अंदर बनाकर स्टोर कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से आप अपेंड भी करवा सकते हो और साथ ही साथ उसको अगेन रीड भी करवा सकते हो, ओके। चलिए तो ये था हमारा फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट, ठीक है। यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 13 फाइल हैंडलिंग होता है फिनिश और साथ ही साथ हमारा सी लैंग्वेज का कोर्स भी यहाँ पर एंड होता है, ठीक है। अब आप सी लैंग्वेज को सीखने के बाद C++ या फिर जावा जैसी लैंग्वेज को भी सीख सकते हो और अब आप कोई भी बड़ी आईटी फील्ड के अंदर अपना करियर बना सकते हो, फॉर एग्जांपल पाइथन, फ्लटर, एंड्रॉयड, iOS एटसेट्रा, ठीक है। तो आई होप आप इस कोर्स की मदद से सी लैंग्वेज की फंडामेंटल्स क्लियर हो गई होगी, आपका लॉजिक बिल्डिंग भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।